नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार की पहल, किसानों के साथ बेरोजगारों को भी मिलेगा शून्य ब्याज दर पर लोन। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर से करेंगे योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया जानकी सेतु का उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल से पौड़ी को जोड़ने वाले 3 लेन पुल को किया जनता को समर्पित। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इसी सत्र से होगी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। प्रशिक्षित विद्यार्थियों को दिए जाएंगे प्लेसमेंट के अवसर। 9वीं और 10वीं के 20,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा सीधा लाभ। और एशियाई विकास बैंक की मदद से प्रदेश के 5 जिलों के 3,000 स्कूलों का होगा कायाकल्प। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की रखी जाएगी नींव। डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस पर रहेगा फोकस। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता विभाग की दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अब किसानों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को भी शून्य ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 21 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर से करेंगे। इसके बाद हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा। बैठक में सहकारिता ऋण के तहत एनपीए की दर 5% से कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018 तक के बकाया ऋण वसूली के लिए विभाग द्वारा 1 माह का सघन अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इस अभियान के तहत जिन बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण वितरित किया गया है उन्हीं को ऋण वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। कोऑपरेटिव विभाग की हमने बैठक की आज है और इसमें 2 निर्णय किए गए। पहला निर्णय तो यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना चला रहे हैं। अभी तक 1 लाख रुपये हम किसानों को 0% पे देते थे। अब 3 लाख रुपये हम किसानों को 0% पे देने वाले हैं और इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को रुद्रपुर उधम सिंह नगर से करने वाले हैं। दूसरा ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा एनपीए बैंकों का बर्डा था या सोसाइटियों का, उसके लिए वसूल करने के लिए भी उन्हीं अधिकारियों को लगाया गया है 1 महीने के लिए, जिन अधिकारियों ने वो ऋण दिया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टिहरी गढ़वाल से पौड़ी को जोड़ने वाले 48,85,000 रुपए की लागत से निर्मित जानकी सेतु का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जानकी पुल की कुल लंबाई 346 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 3.9 मीटर है। पुल को 3 भागों में बांटा गया है। बीच का भाग लोगों की पैदल आवाजाही के लिए रखा गया है। इसके अलावा दोनों किनारों से एक ओर से 2 पहिया वाहनों के आने और जाने के लिए व्यवस्था की गई है। मुनि की रेती में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण से टिहरी जनपद के मुनि की रेती क्षेत्र के साथ पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के कई गांवों को लाभ मिलेगा। बहुत महत्व का ये सेतु है, जहाँ पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि पहले काफ़ी घूमकर लोगों को जाना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको बहुत सुविधा इससे मिलेगी। एक बहुत महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट थी जो आज लोकार्पित है। अभी हमको बजरंग सेतु, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो थे उसकी मियाद लगभग पूरी हो गई है और इसलिए वहाँ पर एक बजरंग सेतु जो ग्लास ब्रिज होगा, बहुत आकर्षक इसको बनाने की योजना है। प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इसी सत्र से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक निजी संस्था के साथ करार कर लिया है। पहले चरण में प्रदेश के 200 राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल इस प्रयास के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं और 10वीं के 20,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
8 व्यावसायिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण लेने के बाद इच्छुक प्रशिक्षित विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे कुल 8 ट्रेडों को विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विषय और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 5वें अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। प्रशिक्षण के लिए स्कूलों में व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित होगी। जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर व ई लर्निंग सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित, रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तैयार करना है, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर कम किया जा सके। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया है और उसी के तहत हमारे यहाँ कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान किया गया और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड पहला स्टेट है और इसमें हम लोगों की जो कार्रवाई है इसमें टेंडर तक की भी हो गई है और हमें लगता है कि अगले सत्र तक वोकेशनल एजुकेशन हम प्रारंभ कर देंगे, जो बच्चों को स्किल होने का मौका मिलेगा और जो समर्थ भारत और समृद्ध भारत की जो हमारी कल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और वो जब भी हो पाएगा जब बच्चे कौशल विकास से जुड़ेंगे और इसी तहत वोकेशनल एजुकेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर, ये भी लगता है कि एशियाई विकास बैंक ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सहित देश में 5 राज्यों का चयन किया है। इस परियोजना के तहत लगभग 3000 स्कूलों के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से 380 लीडर स्कूल भी विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस और अन्य गतिविधियां जैसे व्यक्तित्व और कौशल विकास, शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के अलावा छात्रों के लिए करियर संबंधी मार्गदर्शन को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। ये परियोजना पहले देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में शुरू होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि परियोजना के पहले फेज में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की नींव रखी जाएगी, ताकि सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का विश्वास फिर से कायम किया जा सके। और हमने भी कोशिश किया कि फर्स्ट फेज में हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो हम खोल रहे हैं कि जो प्रत्येक विषय वाले अध्यापकों की तैनाती होगी और प्रत्येक प्रकार की शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसका पालन करते हुए विषय वाले हम बच्चों को शिक्षा देना चाहेंगे। उसमें एडीबी का जो ये फंडिंग हुई है इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जब फर्स्ट फेज के 190 हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोल रहे हैं, हम सेकंड फेज पे जल्दी खोल पाएंगे, ताकि जो आम आदमी का जो सरकारी विद्यालयों पर से विश्वास खत्म हो चुका है उसको दोबारा हम हासिल करें, डिपार्टमेंट दोबारा उनका विश्वास जीत सके, ऐसा प्रयास है। पौड़ी की नयार घाटी में कल एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए साहसिक खेलों पर आधारित कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में अभी तक कुल 150 उड़ानें भरी गई, जबकि 10 टेंडम उड़ानें भी भरी गई, जिसमें पायलट के साथ एक अन्य व्यक्ति भी उड़ान में शामिल होता है। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पे बिलखेत जैसी जगह पे पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल आयोजित किया सीएम साहब द्वारा रावत जी द्वारा। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि हमें भी मौका मिला राजस्थान से यहाँ आकर के फ्लाई करने का। और ये बहुत अच्छी साइट है जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी प्रमोट हो सकती है और टूरिज़्म को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार होगी और स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा इसका। देश भर से आए पैराग्लाइडिंग विशेषज्ञ और पायलट इस आयोजन को साहसिक खेलों के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। नयार घाटी की लोकेशन और यहाँ की जो हवा की दिशाएं और ये इस तरीके से है, ये बहुत ही अच्छे लेवल की आपकी फ्लाइंग के लिए उपयुक्त है। और इस समय तो शुरुआत के लिए एक आप ये कह लीजिए कि एक हमारा नेशनल लेवल कंपटीशन हो रहा है। मुझे बिल्कुल शक नहीं है अगर इसको अच्छी तरीके से संचालित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय साइट बनने में भी इसको देर नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए एक अच्छा विजन होना चाहिए, एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और फ्लाइंग के जो नियम कानून हैं उनको सख्त तरीके से हम लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आयोजित ट्रेल रेसिंग में 22 धावक दौड़ लगा रहे हैं। इन धावकों में गढ़वाल राइफल और बीएसएफ के धावक भी शामिल हैं।
सचिव स्वास्थ्य वित्त एवं सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी ने कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत दीपावली और भारत सरकार द्वारा सर्दी के मौसम की शुरुआत के दृष्टिगत प्रदेश में सतर्कता बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आयुष्मान भारत ऑफिस में हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जहां प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोगों से संपर्क कर उनके हालचाल लिए जा रहे हैं। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उनके उपचार के साथ ही सैंपलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित लोगों को इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग रेट 10 से 12 हजार प्रतिदिन है। इलाज में लापरवाही बरतने और मरीज का कोविड टेस्ट नहीं कराने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पिथौरागढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया है। सीएमओ पिथौरागढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के बैंक रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों का बिना कोविड टेस्ट कराए ही इलाज किया जा रहा था। हालात गंभीर होने पर जब दोनों मरीजों को जिला अस्पताल लाया गया तो दोनों ही मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कुछ ही वक्त में दोनों की मौत हो गई। सीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे लापरवाही बताया और अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से मामले पर स्पष्टीकरण मांगते हुए दोनों मरीजों के इलाज का ब्यौरा भी तलब किया है। जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला वो 3 दिन से नारायण अस्पताल में इलाज करा रहा था। इलाज न्यूमोथोरेक्स का डॉक्टर साहब कर रहे थे और उसकी उन्होंने प्रारंभिक जांच भी नहीं कराई कि कोरोना हो सकता है करके। चौथे दिन जैसे ही वो हमारे अस्पताल आया उसका कोरोना पॉजिटिव था और उसने इतना समय भी नहीं दिया, तुरंत ही वो एक्सपायर हो गया। तो उस वजह से हमने अस्पताल को सील कर दिया है। डॉक्टर साहब से सारी रिपोर्टें मांगी गई हैं कि उन्होंने क्यों जांच में देरी करी और जिससे कि मरीज की उसका नुकसान हुआ ज़िंदगी का। उत्तराखंड में साहित्य और कला प्रेमियों के लिए वैली ऑफ वर्ड्स का आज शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वर्चुअली आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आयोजकों को महामारी की चुनौतियों के बीच कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस साल के वैली ऑफ वर्ड्स संस्करण में फ्रांस द्वारा भागीदार देश की भूमिका निभाने पर भी श्री प्रधान ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने आयोजकों को देश में पहली बार संस्कृत पर इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट आयोजित करने पर बधाई दी। आपको बता दें कि आयोजन के पहले दिन देहरादून सिटी इट्स हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस विषय पर अजय शर्मा और डॉक्टर समीर सिन्हा ने चर्चा की। साथ ही प्रख्यात उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड और गणेश शैली की पुस्तक द सागा ऑफ स्वाई का लोकार्पण किया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संपर्क मार्ग, पुल निर्माण, लघु उद्यमों और ग्रोथ सेंटर्स के लिए मशीनों की स्थापना, क्लस्टर के आधार पर कृषि आदान प्रदान यंत्र वितरण, स्मार्ट क्लासेस, कोल्ड स्टोरेज और पॉली हाउस निर्माण जैसे विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 5 जनपदों में रह रहे परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आजीविका और स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकना और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए इसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनसे इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।